ज्वाला सामने देख रही थी। उसके साथ भगवती के 2 आदमी बचे हुए थे, जिन्होंने सामने खड़े गांव वालों पर गन तान दी। ज्वाला ने हल्की सी गर्दन घुमाकर देखा और फिर सामने खड़े गांव वालों की तरफ। वो लोग मंदिर और उसके बीच खड़े थे। उन्होंने दराट वगैरह उठा रखे थे। इसी के साथ 2-3 लोगों ने तीर कमान भी तान रखा था। ज्वाला ने उन लोगों को घूरा। अचानक से उनकी कमान से एक साथ 2 तीर छूटे और ज्वाला के बगल से सिर्फ 1 इंच की दूरी से उसके कंधों को छू कर निकल गए। ज्वाला जरा सी भी नहीं चौंकी। दोनों तीर जाकर उन बचे हुए 2 आदमियों के सीने पर जा लगे। उन दोनों के मुंह से एकदम से खून की उलटी हो गई। उनके हाथ से गन छूट गई और वो नीचे जा गिरे। ज्वाला ने एक बार पलटकर उनकी तरफ देखा। इसी के साथ सामने खड़े एक गांव वाले ने उस पर एक तीर छोड़ा। ज्वाला एकदम से पलटी और उसने तीर को अपनी आंख से ठीक 1 इंच की दूर पर पकड़ लिया। उसने तीर को उसकी नोक से पकड़ रखा था, इसीलिए उसके हाथ से खून की बूंदें नीचे गिरने लगीं। ज्वाला ने तीर लिया और उसकी तरफ देखा। उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसमें एक खरोंच आ गई थी। ज्वाला के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। गांव वाले ये देखकर चौंक उठे, मगर सबसे आगे खड़ा बूढ़ा शांत रहा। उसने कुछ नहीं कहा। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। उसने एकदम से हाथ उठा दिया। गांव वाले चुप हो गए। ज्वाला ने तीर को लिया और उसे एकदम से 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। गांव वाले एक कदम पीछे हट गए। ज्वाला ने तीर को नीचे फेंक दिया और सामने देखकर कहा, हो गया खत्म या फिर कुछ और भी बाकी है तुम लोगों का? उस बूढ़े ने ज्वाला से पूछा और कहा, इन तीरों की नोक पर तेज विष लगा हुआ है, जिसे एक आम इंसान के लिए सहना लगभग नामुमकिन है। कौन हो तुम? ज्वाला मुस्कुरा दी। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी जेब में डाला और कहा, देखो बूढ़े ढोलक, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? मुझे ये इंट्रो खेलने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि ये तुम्हारा सो कॉल्ड विश मुझ पर काम नहीं करने वाला। इतना कहकर उसने अपना हाथ जेब से निकाला और दोनों उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, गेट आउट फ्रॉम माय वे। सबने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, अरे यूं गाइस कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, देखो ऐसा है, मेरे रास्ते से हट जाओ बिना मुझे गुस्सा दिलाए। बूढ़े ने कहा, तुम भी ये मूर्ति चुराने आई हो? ज्वाला ने कहा, नहीं, चोरी काफी अजीब सा शब्द है, काफी लो स्टैंडर्ड, मेक इट लूट, मैं इस मूर्ति को लूटने आई हूँ। बूढ़े ने कहा, तुम हमारे होते हुए मूर्ति को हाथ ही नहीं लगा सकती। ज्वाला ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बाद इस मूर्ति को हाथ लगा लूंगी, आई डोंट माइंड। एक आदमी ने आगे आते हुए कहा, प्रधान जी, अगर आप कहें तो मैं इस लड़की को संभाल लेता हूँ। इतना कहकर उसने अपना दराट घुमाया और कंधे पर रख लिया। ज्वाला ने एक फीकी हंसी हंस दी। उसने कहा, तो ये बूढ़ा ढोलक तुम लोगों का प्रधान है? कोई बात नहीं, सब साथ में जाओगे? क्या प्रधान और क्या गांव वाले? प्रधान ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम इस मूर्ति को चुराकर नहीं ले जा सकती। इस मूर्ति को चुराने के लिए तुम्हें हम गांव वालों का खून बहाना होगा। ज्वाला ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, देखो बूढ़े ढोलक, ऐसा है, मुझे खून बहाने से बिल्कुल डर नहीं लगता। चुपचाप मुझे मंदिर के अंदर जाने दो, वैसे भी एक मूर्ति ही तो है। प्रधान ने कहा, हमारे लिए वो हमारी देवी है। तुम खून बहाने से नहीं डरती और हम मरने से नहीं डरते। ज्वाला ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन जो मौत मैं दूंगी उससे जरूर डरोगे। इतना कहकर ज्वाला ने आंखें बंद की। एक पल के बाद उसने आंखें खोलीं और उसके हाथों से आग की लपटें निकलने लगीं। उसकी आंखों की पुतलियां दोबारा आग बन चुकी थीं और वो गांव वालों को घूर रही थी। गांव वाले डर कर पीछे हटने लगे। अचानक से ज्वाला पूरी तरह से आग में घिर गई और उसके इर्द गिर्द आग की लपटें घूमने लगीं। ऐसे में केवल प्रधान ही था जो आराम से खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। ज्वाला ने अपना हाथ घुमाया और एक आग का गोला बनाया। उसने एक बार प्रधान की तरफ देखा और फिर एकदम से वो आग का गोला प्रधान की तरफ फेंक दिया। प्रधान ने आंखें बंद कर लीं। तभी ना जाने कहां से एक नीली रोशनी का गोला आया और ज्वाला के आग के गोले से टकरा गया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और एक गूंज के साथ उस विस्फोट से एक तेज एनर्जी निकली। वो एनर्जी जाकर ज्वाला से टकराई तो ज्वाला लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हट गई। दूसरी तरफ वो एनर्जी गांव वालों तक पहुंचती, इससे पहले ही एक लड़के ने एकदम से वहां आकर अपने हाथों से घुमाकर हवा को चला दिया। वो एनर्जी जाकर उस हवा के झोंके से टकराई और खत्म हो गई।
ज्वाला अपने पैरों की तरफ देख रही थी। उसने उस लड़के की तरफ देखा। उस लड़के ने चांदी के जैसे चमकते हुए कपड़े पहन रखे थे। उसके माथे पर एक उसी रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। उस लड़के ने एक लंबा सा गोल कुर्ता पहन रखा था और कमर पर एक चांदी के रंग का कपड़ा बांध रखा था। उसके ऊपर उसने चांदी के ही रंग का जालीदार अंगरखा, एक लंबी सी जैकेट पहन रखा था। ज्वाला उसकी तरफ देख ही रही थी कि अचानक से एक लड़की भी उस लड़के के साथ आकर खड़ी हो गई। उसने भी बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हुए थे, मगर वो नीले रंग के कपड़े पहने हुई थी। दोनों ने गांव वालों की तरफ देखा तो गांव वालों ने सिर झुका लिया। लड़के ने प्रधान की तरफ देखा और कहा, हमें आने में देरी तो नहीं हुई? प्रधान ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, हम सब सुरक्षित हैं, परंतु इस बार खतरा मामूली नहीं है। लड़की ने कहा, आप चिंता ना करें, हम संभाल लेंगे। इतना कहकर उसने सामने देखा। ज्वाला भी उन्हीं की तरफ देख रही थी। तभी पीछे से एक और लड़के की आवाज आई, नीर, वायु। दोनों ने पलट कर देखा। नीर एक कदम आगे बढ़ी और उसने कहा, धरांश, मंदिर में कोई पहुंचा? धरांश ने नहीं में सिर हिला दिया। उसने सामने देखा तो ज्वाला पर उसकी नजर पड़ी, जिससे आग की लपटें निकल रही थी। धरांश ने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे, मगर उसके कपड़े भूरे रंग के थे। उसने एकदम से कहा, ये क्या है? वायु ने अपने हाथ घुमाए और एक शक्ति का गोला बनाते हुए कहा, हमारा आज का खतरा। इतना कहकर उसने अपने पूरे इर्द गिर्द एक चांदी के जैसे चमकता हुआ गोला बना लिया। नीर ने अपने हाथ घुमाए तो उसके इर्द गिर्द नीली शक्ति का गोला बन गया, जिसमें पानी की बूंदें घूम रही थीं। उसने धरांश की तरफ देखा और कहा, हानुल कहाँ पर है? धरांश ने अपने दोनों हाथों को जमीन की तरफ किया तो धूल के कण ऊपर की तरफ उठने लगे। उसने एकदम से उनको अपने हाथों के इर्द गिर्द घुमाना शुरू किया और कहा, वो मंदिर में रक्षा कवच बना रहा है, कुछ देर में आ जाएगा। नीर ने सामने की तरफ देखा। ज्वाला उन्हीं की तरफ देख रही थी। जब वो सब बातें कर रहे थे तो ज्वाला को याद आ रहा था जब वो बालकनी में आसमान की तरफ देख रही थी। माइकल कह रहा था, उस गांव के बारे में मुझे कुछ अजीब बातें पता चली हैं। वहां माना जाता है कि कुछ अजीब शक्तियां वहां की रक्षा करते हैं। ज्वाला, वहां खतरा हो सकता। ज्वाला ने कहा, फिक्र मत करो माइकल। इतना कहकर वो माइकल की तरफ मुड़ी और उसने कहा, जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, मैं मरने वाली नहीं हूँ। वहां जो कोई भी शक्ति है वो मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकती। सबसे खतरनाक इस दुनिया में आग है। चाहे कुछ हो जाए, आग सब कुछ जलाकर खाक कर सकती है। माइकल ने उसके सिर पर हाथ फिराया और कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे लिए अभी भी तुम वही ज्वाला हो जो आइसक्रीम देखते ही बच्चे की तरह उछलने लगती है, इसलिए अपना ख्याल रखना। ज्वाला ने हाँ में सिर हिला दिया। ज्वाला यादों से बाहर आई। उसने घूर कर वायु, नीर और धरांश की तरफ देखा। नीर ने ज्वाला की तरफ देखते हुए कहा, तो इस बार ये इस मूर्ति के लिए आई हैं। धरांश ने कहा, तुम इसे सामने से घेरो, हम इसे दाएं बाएं से घेरते हैं। नीर ने वायु की तरफ देखा और उसे इशारा किया। वायु पीछे पलटा। उसने अपनी शक्ति को घुमाया और एक हवा की एनर्जी को गांव वालों की तरफ फेंक दिया। गांव वालों के इर्द गिर्द वहां एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी का रक्षा कवच सा बन गया। इतना करके वायु दोबारा ज्वाला की तरफ पलट गया। नीर आगे बढ़ी। उसने अपने एक हाथ को आगे किया। उसके हाथ में मोतियों की तरह चमकती हुई पानी की बूंदें निकलने लगीं। ज्वाला ने उसके हाथ की तरफ देखा। नीर ने कहा, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? ज्वाला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, काम की बात करें। इतना कहकर ज्वाला एकदम से अपनी जगह पर घूमी और एकदम से उसने अपनी आग का एक गोला नीर की तरफ फेंक दिया। नीर ने एकदम से अपने हाथ को घुमाया और एक हाथ से नीली शक्ति की लहर ज्वाला के आग के गोले की तरफ छोड़ दी। दोनों शक्तियां एक बार फिर एक दूसरे से टकरा गईं। एक तेज एनर्जी उस विस्फोट से निकली। वायु और धरांश ने और उस एनर्जी को काबू करने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक वायु ने एकदम से कहा, नीर, छोड़ना नहीं। इतना कहकर उसने अपनी शक्ति को अपने हाथों से एकदम से आगे की तरफ को धक्का दिया और एक तेज गूंज के साथ दोनों एनर्जी एक दूसरे को रोकने की कोशिश करने लगी। वायु एकदम से ज्वाला की तरफ भागा और उसने पेड़ पर 2 कदम चढ़कर एक चांदी की रस्सी जैसे अपने हाथ से निकाली और ज्वाला की तरफ फेंक दी। ज्वाला ने उस रस्सी की तरफ देखा और एकदम से वो अपने पीठ के बल झुक गई। ज्वाला के ठीक ऊपर से वो रस्सी निकल गई, मगर ज्वाला ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया।
उसने एक हाथ से अपनी आग की उस लहर को पकड़ रखा था और एक हाथ से उस चांदी की रस्सी को। उसने उस रस्सी को अपने हाथ में लपेटना शुरू कर दिया। वायु ने हैरानी से उसे देखा। नीर ने भी ये देखा और एकदम से अपना एक पैर पीछे कर लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चीखते हुए पूरी ताकत से अपनी शक्ति को आगे की तरफ धक्का दिया। ज्वाला ने उस लहर को देखा। वो नीली शक्ति उसके आग के गोले को चीरते हुए उस तक आ पहुंची। ज्वाला की आंखें बड़ी हुईं। वो लहर एकदम से आकर उसके सीने से टकरा गई और वो एकदम से पीछे की तरफ उसी लहर के साथ उड़ गई। इसी के साथ उसके हाथ से वायु की वो रस्सी छूट गई। ज्वाला जाकर सीधा एक पेड़ के तने से जा टकराई और फिर रगड़ते हुए नीचे जमीन पर आ गिरी। धरांश ने अपने हाथ घुमाए और उस सारी एनर्जी को धूल के कणों में समेट लिया। नीर भी सीधी खड़ी हो गई। वायु अपनी रस्सी लेकर खड़ा था। ज्वाला खांसती। इतने समय बाद उसे पहली बार दर्द का एहसास हुआ था। उसके मुंह से खून निकल आया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर जमीन पर हाथ रखकर वो उठ खड़ी हुई। उसने अपने कपड़े झाड़े और फिर अपने हाथ की तरफ देखा। उसकी बाजू पर रगड़ लग गई थी और खून उसकी जैकेट की स्लीव्स से निकलते हुए उसके हाथ को रंगते हुए जमीन पर गिर रहा था। ज्वाला की लपटें निकलना बंद हो चुकी थीं। उसकी आंखों की पुतलियों का रंग भी दोबारा से काला हो चुका था। ज्वाला ने खुद को पूरा झाड़ा और फिर सामने देखा। धरांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तो अब भी तुम्हें काम की बात करनी है? ज्वाला के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि चिल्लर पार्टी में इतना दम होगा, लेकिन बात तो अभी शुरू हुई है। चिल्लर पार्टी। इतना कहकर उसने सिर झुका लिया। वो तीनों भी अपनी शक्ति को दोबारा से ज्वाला की तरफ करके खड़े हो गए थे। ज्वाला के हाथों से एक बार फिर आग निकलने लगी, मगर इस बार वो आग काली और गहरे लाल रंग की थी। ज्वाला ने सिर उठाकर देखा और पलकें उठा दी। वायु, नीर और धरांश चौंक उठे। गांव वाले भी चौंक गए। ज्वाला की आंखों का सफेद हिस्सा गायब हो चुका था। इस वक्त उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। वायु ने एकदम से कहा, ये तो। उसके कहते ही ज्वाला आगे बढ़ी और उसने एक आग की लहर उनकी तरफ फेंक दी। नीर ने भी अपनी नीली शक्ति उस पर फेंकी, मगर ज्वाला एक के बाद एक आग की लपटें फेंकती जा रही थी। नीर भी अपनी शक्ति से उसका बचाव कर रही थी। धरांश ने एकदम से कहा, मैं उसे संभालता हूँ वायु, तुम उसे भटकाओ। इतना कहकर उसने अपने हाथ को ऊपर किया तो धूल के कण घूमने लगे। उससे एक भूरी शक्ति बनी जिसे वायु ने एकदम से ज्वाला की तरफ फेंक दिया। ज्वाला ने अपनी आग का गोला उसकी तरफ फेंक दिया और एकदम से वो धूल के कण राख बनकर गिर गए और इसी के साथ आग जाकर सूखे पेड़ों को छू गई। वायु ने देखा और उसने अपनी चमकती हुई रोशनी उस ओर छोड़ी। ज्वाला ने ये देखा और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। नीर ने एकदम से कहा, वायु संभालो, मगर इससे पहले ही ज्वाला ने उस शक्ति की तरफ अपनी आग की लहर फेंक दी। इसी के साथ तेज हवा चलने लगी और वो उस आग को और फैलाने लगी। नीर ने चिल्लाकर कहा, मैं संभालती हूँ। इतना कहकर उसने एक शक्ति ज्वाला की तरफ फेंकी। ज्वाला ने अपने एक हाथ से एक काली शक्ति छोड़ी, जो दोनों शक्तियां टकराकर खत्म हो गईं, मगर इसी के साथ नीर को टाइम मिल गया। उसने अपने हाथों को फैलाया और वो हवा में उड़ गई। उसने अपने पैर के ऊपर पैर रखा हुआ था। उसने नीचे देखा तो जंगल जलने लगा था। नीर ने अपने हाथ को घुमाया और पानी की शक्ति एक एक करके उस आग की तरफ फेंकने लगी। इसी के साथ धरांश और वायु ज्वाला के सामने आ गए। वायु ने अपनी रस्सी फेंकी, मगर एक बार फिर ज्वाला ने उसे पकड़ लिया। वायु ने रस्सी को खींचना चाहा, मगर ज्वाला उस रस्सी को लपेटने लगी। इसी के साथ धरांश वहां पड़े लकड़ी के गट्ठरों को हवा में उठाने लगा। उसने एक बड़े से लट्ठ को उठाया और ज्वाला की तरफ फेंक दिया। ज्वाला ने उसकी तरफ देखा और अपनी शक्ति को उसकी तरफ फेंका। वो जाकर लकड़ी के उस लट्ठ से टकरा गई और वो लट्ठ पल भर में राख बन गया। इससे पहले कि धरांश इस झटके से संभल पाता, ज्वाला ने एक हाथ घुमाया और सीधा एक आग की लहर को उस गट्ठर पर फेंक दिया। वो पूरा गट्ठर एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ जल उठा। आग का एक बहुत बड़ा झोंका ऊपर तक आ गया। नीर ने एकदम से अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक दिया और उसके इर्द गिर्द पानी का एक घेरा बन गया। ज्वाला ने रस्सी को पकड़ रखा था और उसके हाथ से खून निकलने लगा। उसने रस्सी को एक झटका दिया और वायु रस्सी समेत उस तरफ आ गया। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर ज्वाला ने उसे रस्सी समेत उठाकर पटक दिया। धरांश ने दोबारा धूल के कणों को समेटना शुरू किया।
मगर ज्वाला ने एकदम से आग की लहर उस पर फेंक दी और वो धूल के कण राख में बदलकर धरांश पर जा गिरे। धरांश लड़खड़ाकर पीछे हट गया। वायु उठने ही लगा था कि अचानक से ज्वाला ने फिर से वो रस्सी खींच दी। ज्वाला के चेहरे पर इस वक्त एक क्रूरता भरी मुस्कान थी। तभी अचानक एक आसमानी बिजली चमकी और इसी के साथ ज्वाला के हाथ से रस्सी छूट गई। वायु धरांश ने पलटकर देखा तो हवा से तैरता हुआ एक लड़का जमीन पर कूद गया। उसने अपना सिर नीचे किया हुआ था। ज्वाला ने पलटकर देखा, उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह से काली थीं। सामने खड़े लड़के ने भी बाकी तीनों की तरह कपड़े डाले हुए थे, मगर वो एकदम सफेद रंग के कपड़े थे। उसके हाथ में एक निशान बना था जो कि आसमानी बिजली की तरह था। लड़के के बाल गर्दन तक हल्के से लंबे थे। उसके बालों ने उसकी आंखों तक उसके माथे को ढक रखा था। उसने भी सफेद रंग का हेडबैंड पहन रखा था माथे के ऊपर, जिस पर से बाल बिखर कर आ रहे थे। उसकी आंखें थोड़ी छोटी थीं और रंग गोरा। वो दिखने में लंबा भी काफी था और शरीर गठीला। उसने एक हाथ अपनी पीठ पीछे कर रखा था। वायु ने उसे देखते ही कहा, हानुल। धरांश भी उसके पास आ गया। हानुल ने ज्वाला की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग जाकर नीर की मदद करो, यहाँ मैं संभालता हूँ। उसकी आवाज स्थिर और सच में नशीली थी। वायु और धरांश ने हाँ में सिर हिला दिया और ऊपर की तरफ देखा। इसी के साथ वो ऊपर की तरफ उड़ गए। हानुल ने घूमकर ज्वाला की तरफ देखा। ज्वाला ने भी उसकी तरफ देखा और कहा, तो तुम हो इस चिल्लर पार्टी के लीडर। हानुल ने आसपास देखा तो वहां हर जगह आग लगी हुई थी। हानुल ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने दोनों हाथों को एक खास अंदाज में घुमाया। ज्वाला उसे ध्यान से देखने लगी। हानुल के हाथों में एक काले रंग की तलवार की मूठ आ गई और उस मूठ के दोनों तरफ से एक तेज सफेद रंग की रोशनी निकली जो कि तलवार जितनी लंबी, तलवार के आकार और तलवार की तरह नोकीली थी। ज्वाला ने गर्दन टेढ़ी की और उस दोमुही तलवार की तरफ देखने लगी। हानुल ने दोबारा अपना एक हाथ पीठ पीछे कर लिया और उस तलवार को एक हाथ में पकड़कर घुमाने लगा। उस तलवार से एक सफेद शक्ति का गोला बनने लगा। ज्वाला ने घूरकर हानुल की तरफ देखा। उसने एकदम से आगे की तरफ कदम बढ़ाए। हानुल भी अपने हाथों में अपने तलवार को घुमाता हुआ आगे बढ़ा। ज्वाला ने हवा में जंप किया और हानुल ने भी। ज्वाला ने अपने दोनों हाथों से आग की लहरें निकाली और हानुल की तरफ फेंक दी। हानुल ने अपनी तलवार पर वो लहरें रोक लीं। दोनों के इर्द गिर्द लाल और सफेद रंग का धुआं सा बन गया और दोनों गोल गोल घूमने लगे थे। वहीं नीर, वायु और धरांश ने नीचे की तरफ देखा तो उन्हें उस धुएं के अलावा कुछ और नजर नहीं आया। धरांश ने कहा, अब क्या करें? नीर ने कहा, इस आग को मैं संभाल लूंगी। तुम में से एक जाकर हानुल की मदद करो और एक गांव वालों को लेकर जाओ यहाँ से। इससे पहले कि कोई कुछ करता या कहता, एक बांसुरी की आवाज आने लगी। तीनों ने चौंक कर उस दिशा की ओर देखा जहाँ से मेन आवाज आ रही थी। वायु ने हैरानी से कहा, गुरुदेव। तीनों उस दिशा की तरफ देखने लगे। हानुल और ज्वाला के कानों में भी वो आवाज पड़ी। हानुल भी चौंक उठा और इसी के साथ ज्वाला की आंखें भी बड़ी हो गईं। वो उस तरफ देखने लगी जिस तरफ से वो बांसुरी की आवाज आ रही थी। उसकी अपनी आंख की लहरों पर पकड़ ढीली पड़ने लगी। हानुल ने उसकी तरफ देखा। ज्वाला को ऐसा लगने लगा मानो उसके कानों में वो आवाज गूंज रही थी। उसने एकदम से अपने हाथों को अपने कानों पर रख लिया। हानुल ने उसकी तरफ देखा और अपनी तलवार को घुमाया। उसकी तलवार उसके निशान में समा गई। ज्वाला को ऐसा लग रहा था मानो वो धरती के साथ घूम रही हो। इस वक्त वो और हानुल हवा में थे। अचानक से ज्वाला की आंखें घूमी और वो चक्कर खाकर गिर गई। वो गिरने ही लगी थी कि अचानक से हानुल ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। हानुल ने ज्वाला की तरफ देखा। ज्वाला की लपटें वापस ज्वाला में समा चुकी थीं। सब कुछ शांत हो चुका था। जंगल में लगी आग भी बुझ चुकी थी। नीर, धरांश और वायु भी नीचे उतर आए। वायु ने गांव वालों के आगे से कवच हटा दिया जो वो भी उस तरफ आ गए। वो सब नीर, धरांश और वायु के पीछे आकर खड़े हो गए। तभी अचानक उन सब के आगे हानुल ज्वाला को गोद में उठाए हुए नीचे आ गया। ज्वाला उसकी गोद में बेहोश पड़ी हुई थी। हानुल और बाकी सब ने सामने देखा तो उनके सामने एक आदमी मुस्कुराते हुए खड़ा था जिसके हाथों में एक सफेद रंग की बांसुरी थी। उसने अपना एक हाथ पीठ पीछे कर रखा था। उसने बेहोश हो चुकी ज्वाला की तरफ देखा। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी,
जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।